हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी स्पेशली हम इसमें बात करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। और ये मॉक टेस्ट आपके जो है मैंने आपको पहले भी दिया था, और साथ ही जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप पहले इस मॉक टेस्ट को देना चाहते तो पहले दे देना। उसके बाद जो है इस वीडियो को आपने देख लेना है, फिर आपने जो है देखना है कि इसमें किस तरह से आप जो है विद ऑप्शन इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगर आपका स्कोर 70 से अप है तो इसका मतलब है कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए जल्दी से इसको मैं आपके सॉल्व करवा देता हूं। कोशिश करेंगे जितने कम से कम समय में 100 के 100 क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो 50 तो इसमें डन है। अगर जो समय बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो फिर जो 50 क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज जो 100 क्वेश्चन इसमें कोशिश करेंगे कि कंप्लीट इसमें कर लेंगे। बाकी क्या आपने खुद कर लेने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस मॉक टेस्ट का लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इन पेओलो एक्सपेरिमेंट द डॉग सैलिवेशन ट्रिगर्ड बाय द साउंड ऑफ द बेल वाज कंसीडर्ड टू बी। तो देखिए पेओलो का जो एक्सपेरिमेंट था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। हालांकि उसने एक्सपेरिमेंट जो किया था एनिमल के डाइजेशन सिस्टम पे किया था। तो और इसमें जो ये आपके एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है, तो इसमें क्या था कि डॉग को जो है जब उस फूड दिया जाता है तो जाहिर सी बात है अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको कहा गया है, या कह लीजिए कि आपके पास ये नेचुरल स्टिमुलस है कि फूड को देखकर किसी के भी जो है डॉग के मुंह में सलाइवा आना जो है स्वाभाविक आपके रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे ही आपके जो सलाइवा आना यहाँ पे स्वाभाविक रहेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस। अब देखिए इसको देखकर जो है आपके जो सलाइवा आना नेचुरल स्टिमुलस है, लेकिन अगर ट्रिगर्ड बाय द साउंड ऑफ द बेल, अगर ये साउंड के साथ एक बार लिंक हो गया तो उसमें लिंक होने के बाद इसमें क्या होगा। लिंक होने के बाद आप देख लीजिए, लिंक होने के बाद आपके जो इसमें किसके साथ ये ट्रिगर रहेगा, तो बेल के साथ रहेगा। अब सिर्फ बेल मात्र की आवाज़ सुनने से जो है उसके मुंह से सलाइवा आना ये आपका स्वाभाविक नहीं है। इसको कहा गया कंडीशनल रिस्पॉन्स, या फिर कह लीजिए इसको आपके पास जो है जो आपके पास एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस था उसका ये रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन जो सी है इसमें बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें जो आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन जो सी दिया है बिल्कुल ये आपका इसमें निस्संदेह सही हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपके देख लेता हूँ इसमें कलर, क्योंकि जो है इस बार टच पैनल नहीं चल रहा है। अब ये क्यों नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये चलना आपके शुरू हो गया। तो ऑप्शन जो सी है ये आपके पास बिल्कुल इसमें सही रहेगा। तो इसको आप देख लेते हैं, और इसमें एक बार फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सेकंड है आपके पास, सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है आपके पास इन क्लासिकल कंडीशनिंग यू आर यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एंड कंडीशनल रिस्पॉन्स आर सेम। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो देखी हो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, मैंने डिटेल में आपको बताया था कि आपके पास हमेशा जो रिस्पॉन्स रहेगा चाहे वो अनकंडीशनल हो चाहे वो कंडीशनल हो, यानी कि चाहे वो नेचुरल स्टिमुलस हो चाहे आपके पास इसमें आपके पास आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो। स्टिमुलस यानी कि जो लालच देने के लिए जो किया जा रहा है, जो एक उद्दीपन किया जा रहा है, उद्दीपन आप लालच कह लीजिए, जैसे खाना आपका लालच दिया जा रहा है उसको लाट अपनाने के लिए। इस तरह से जो आपके पास जो भी आर्टिफिशियल होगा नेचुरल नहीं है, तो यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपका जो रहेगा और कंडीशनल रिस्पॉन्स दोनों परिस्थितियों में रिस्पॉन्स हमेशा आपका सेम रहेगा। जैसे कि कुत्ते के जो है खाने को देखकर लार आई और बाद में सिर्फ घंटी को सुनने से जो लार उत्पन्न हुई, तो दोनों में जो है लार तो आपकी एक सेम ही है, तो आपका रिस्पॉन्स हमेशा जो है सेम रहेगा। जैसे कि आपकी जो है सुई लगने पर बच्चा रोता है और बाद में उसी सुई को देखने मात्र से बच्चा रोने लगता है, तो दोनों में एट लास्ट हुआ क्या कि बच्चा रो ही रहा है। तो रिस्पॉन्स हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो अनकंडीशनल हो चाहे आपके पास कंडीशनल हो। तो आपका सेकंड आपका इसमें जो क्या होगा, इन क्लासिकल कंडीशनिंग यू आर आपके पास और सी आर आपके पास, ये क्या होंगे, तो ये हमेशा आपके जो है सेम रहेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट यस इसमें जो आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास हु इज़ द फादर ऑफ आपके पास ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर आपके कौन है ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर हम देखें तो वर्गीज कुरियन की अगर हम बात करें तो वर्गीज कुरियन आपके कौन थे। देखिए वर्गीज कुरियन का जब नाम आएगा तो ये कौन थे, वर्गीज कुरियन जो आपके पास ये हैं ये कहलाते हैं आपके पास जो आपके पास जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, या फिर इसको कह लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड जो आपका रहा था, ऑपरेशन फ्लड आपके जो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड ऑल्सो नॉन एज वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इट वाज लॉन्च्ड इन 1970s। अगर आपने याद रखना है तो याद रख लेना।
और ये स्पेशली आपका रहा था इंडिया को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना था मिल्क प्रोडक्शन में। तो वर्गीज कुरियन का नाम आपको मिलेगा ऑपरेशन फ्लड से, और ऑल्सो नॉन एज ऑपरेशन फ्लड, ऑल्सो नॉन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो आया था ये आपके पास आया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आपके इसमें इस हिसाब से सही होगा। लेकिन जो है इसमें प्रश्न अगर देखा आप तो इसमें पूछा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपके पास नॉर्मन बार्लो। नॉर्मन बार्लो की अगर मैं बात करूं, इज एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन। द ग्रीन मीन्स ऑन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, पर्टिकुलरली आपके पास केरल क्रॉप्स होती है उनसे रिलेटेड आपके ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी बात ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके किससे संबंधित था, तो ये आपके पास डॉक्टर नॉर्मन बार्लो का आपके इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर आपके कहलाए जाएंगे। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हम देखेंगे एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाएंगे, लेकिन कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर आपके रहेंगे स्वामीनाथन। और स्वामीनाथन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया फॉर हिज रोल इंट्रोड्यूसिंग एंड आपके पास फर्दर डेवलपमेंट हाई फील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट इन इंडिया। स्पेशली ये गेहूं के क्षेत्र से आपके रिलेटेड थे अगर इंडिया की हम इसमें बात करें। विलियम गांडे आपके पास ऑप्शन डी है। तो इन्होंने जो टर्म सबसे पहली बार जो यूज़ की थी इन्होंने ही की थी। आपके पास रिवॉल्यूशन जो ये वर्ड है ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी भी आपका इसमें हो जाता है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन के साथ आपने इसमें करने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास इसमें आपके पास ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो किससे रिलेटेड था। ऑप्शन अगर बी देखे ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसमें ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर दिया है। येलो की बात करें तो ये तिलन क्रांति से संबंधित था। ब्लू रिवॉल्यूशन आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। नीली क्रांति आपकी जो है मछली पालन से संबंधित थी। तो इस तरह से बाकी के ऑप्शन भी हमने इसमें देख लिए हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे आपके पास हु इज द व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। तो आपसे पूछा गया है कि आपके पास नेशनल जो साइंस डे है वो आपका कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न है। तो नेशनल साइंस डे की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्टार्टिंग से हम चलते हैं। स्टार्टिंग में देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपके पास वर्ल्ड अर्थ डे। तो ऑप्शन फर्स्ट वाले को भी सॉल्व कर दिया। सेकंड 28 फेब को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, जो कि इसका राइट आंसर भी है। 21 मार्च की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आपका मनाया जाता है इस दिन। और बात की जाए अगर आपकी यहाँ पे 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को देखने को मिलता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो सभी ऑप्शन को आपने सॉल्व करना है। प्रश्न आपके कहीं से भी बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है योजना आयोग एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो योजना आयोग आपके जो है इसमें कब आपका एस्टेब्लिश किया गया, तो ये किया गया था आपके 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन अगर आप बी देखें तो बिल्कुल ही आपका इसमें सही हो जाएगा। और इसके अलावा योजना आयोग की अगर मैं बात करें तो योजना आयोग को जो है अब बदलकर क्या नाम रखा गया है, अब ये नीति आयोग आपका रहेगा। तो योजना आयोग का काम क्या होता था, योजना आयोग का काम था कि जो आपकी पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उनका निर्धारण करना। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपकी पंचवर्षीय योजनाओं की जब मैं बात करूँ तो इसका प्रारंभ भी कई बार पूछा जाता है। तो 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिली थी, जो कि हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेकंड आपकी जो 1956 से लेकर 61, जो कि आपके पास इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस तरह से बाकी की पंचवर्षीय देखना है। टोटल आपकी ये 12 रही थी, लेकिन उसके बाद इसको जो खत्म करके नीति आयोग इसको जो है सामने लाया गया। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी पंचवर्षीय योजना के बारे में खुद से पढ़ लेना है। आगे हम चलेंगे। आगे आपके पास द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड। तो विटामिन सी की कमी से आपके जो है कौन कौन सी आपके जो रोग हो सकते हैं, कौन से रोग इसमें होते हैं, तो सारे ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे। पहला देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से आपको देखने को मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप रतौंधी कहते हैं। एनीमिया एंड ऑस्टियोमलेशिया की बात की जाए तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें उससे देखने को मिलता है। स्पेशली आपके पास इसमें जो है आपके पास एनीमिया एंड आपके पास ब्लीडिंग गम्स B12 में देखने को मिलता है। तो ये आपके पास बी को हम बेरी कहेंगे अगर हिंदी वाले लिखना चाहे। और सी की अगर हम बात करें, सी आपके पास इसमें रहेगा तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देखते हैं रिकेट्स एंड आपके पास ब्लीडिंग गम्स की अगर हम बात करें तो ये माफ कीजिए रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये आपका ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, इसको इस तरह से कर देना। एनीमिया आप ब्लीडिंग गम्स आपके B12 रहेंगे।
और रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया की अगर हम बात करें तो ये आपके किससे रहेगा, आपके पास जो विटामिन जो डी है, ऑप्शन डी में क्या क्या है आपके पास, विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से आपके पास देखने को मिलता है कौन सा, ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स। रिकेट्स आपके जो यंग्स में होते हैं और आपके पास चिल्ड्रन में होते हैं, ऑस्टोमलेशिया आपके पास इसमें बड़ों में देखने को मिलती है ये बीमारी। तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हिंदी में देख ली तो हिंदी में एक बार फिर से मैं बता दूं, विटामिन ए आपके पास रतौंधी रहेगा, बी बेरी बेरी रहेगा, सी स्कर्वी रहेगा, डी आपके रिकेट्स इसमें रहेगा, और अब आपकी ई की बात की जाए तो ई आपकी नपुंसकता से रिलेटेड रहेगा, और ऑप्शन जो आपके पास के की अगर मैं बात करूं तो के आपका रहेगा खून जो जमने में कमी आपको देखने को मिलती है, विटामिन के की कमी के कारण ये देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, तो किसके द्वारा इसको दिया गया था, तो इवान पेवलो द्वारा। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बेस्ड थी आपके पास आरएस पर। इसमें पहले रिस्पॉन्डेंट रहना पड़ेगा, फिर आपकी इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि बाकी की जितनी भी थ्योरीज है इनकी अगर मैं बात करूँ तो ओके कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बीएफ स्किनर की मैं बात कर रहा था, बीएफ स्किनर आपकी जो है ये थ्योरी थी आपके पास आरएस पे बेस्ड, तो पहले रिस्पॉन्डेंट रहना पड़ेगा, फिर आपके इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थॉर्नडाइक की बात की जाए तो थॉर्नडाइक भी आपके बिहेवियरिस्ट थे, जिस तरह से आपके पास इवान पेवलो बिहेवियरिस्ट है, आपके पास बीएफ स्किनर बिहेवियरिस्ट है, और इसके वाला पेवलो की हम बात करें तो ये भी बिहेवियरिस्ट थे। तो इन थॉर्नडाइक की पहले हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, डायरेक्ट एक प्रश्न आपका यहाँ पे देखने को बनता है। बाकी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, ये तो आपने देख ही दिया होगा। और ऑप्शन अगर डी की बात करें, कोहलर की बात करें, तो इनसाइड थ्योरी आपकी ये रिलेटेड थी, और बीच में ये मैसेज चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो आप में से भी ये जो स्टूडेंट करते रहते हैं पूरे दिन भर मैसेज करते रहते हैं और कईयों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, उस कारण जो आप जो नाराज़ रहते हैं कुछ एक स्टूडेंट, तो कोशिश कीजिए कि मैसेज कम से कम करें। कोई क्वेरीज है तो आप जो एक टाइम रख लीजिए, शाम के टाइम जो है वेट कर लीजिए, बाकी कुछ स्टूडेंट अभी कॉल करने भी लग जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आपके पास आगे देख लेते हैं, हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी, तो किसने दिया था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का। और बाकी के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बाकी का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपके पास है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके कौन थे, तो ये आपके पास महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके अलावा बात की जाए आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु आपके पास लियो टॉल्स्टॉय थे। तो लियो टॉल्स्टॉय आपके आध्यात्मिक थे, और आपके पास राजनीतिक गुरु जब आपसे पूछा जाएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू आपके जो है अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री आपके रहे थे, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बाकी जो है 13 दिसंबर 1946 इस दिन इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो है पेश किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आज की प्रस्तावना का आपका जो है आधार माना जाता है। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष। हालांकि संविधान की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिलती है, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को आपकी जो है संविधान सभा के समक्ष आपकी उपस्थित किया था। अगर आपने याद रखना है तो रख लेना। मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो शिमला आते समय ये आपके एक व्यक्ति थे जो कि महात्मा गांधी के साथ आपके देखने को मिले थे। तो जब महात्मा गांधी आपके पहली बार शिमला आए थे 1921 की हम बात करेंगे, तो 1921 में पहली बार महात्मा गांधी शिमला आए तो शांति कुटीर भवन समर हिल में रुके थे, और उनके आने पर बेताब बादशाह का जो उनके लिए एक नारा दिया गया था, और उस समय जो है ये भी आपकी एक पर्सन थे। तो अगर आप इसको भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इंदिरा कॉल इज सिचुएटेड। इंदिरा कॉल की हम बात करेंगे तो इंदिरा कॉल आपका कहाँ पे है, तो ये आपके नॉर्थ में आपका रहता है। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे बी देखिए तो लद्दाख आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु में आपके जो है आपके पास इसमें अंतिम छोर देखने को मिलता है, वो आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलता है मुख्य भूमिका। अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट आपके अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से जो है अगर आपसे इंदिरा पॉइंट पूछा जाता तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाना था, लेकिन इंदिरा कॉल पूछा है तो इंदिरा कॉल आपका नॉर्थ में है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आपके पास ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन फर्स्ट इंडियन मेंबर इलेक्टेड। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पहले व्यक्ति कौन जो इलेक्टेड किए गए थे, तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो इसमें सी दादा भाई नौरोजी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। बाकी की बात की जाए गांधी जी की, तो गांधी से रिलेटेड आपके बहुत से प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जैसे कि गांधी जी जो है वापस आने पर एक प्रवासी दिवस इनके आने पर मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके पास 9 जनवरी को।
तो 9 जनवरी आपके पास प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटे थे, तो इसका अगर आपने याद रखना है तो रख लेना, इनके आने पे जो है प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो इनको जो संविधान का पिता आपके कहा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर आपके जो है इस कारण आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी और फैक्ट भी है इनसे रिलेटेड, लेकिन जो है इतना समय नहीं है कि 100 क्वेश्चन में आपके जो सभी फैक्ट आपके बताया जाए। रास बिहारी लाल के बारे में आपने खुद पढ़ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है 7 झीलों का समूह कहलाती है? तो लामा झील है, जो कि आपके कहाँ पे है? तो ये आपकी चंबा में पड़ती है, तो ये भी अगर आपने याद रखना तो रख लेना। बाकी की वहाँ की अलग ही बात की जाए, ये चंबा में। खजियार की बात की जाए, ये भी आपकी चंबा में आती है। तो खजियार जो है आपके पास मिनी स्विट्जरलैंड भी आपके कहा जाता है, तो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा आपको दिया गया था। 160 नंबर का प्लेस इसको जो है घोषित किया गया था हिमाचल में। तो भारत में मिनी स्विट्जरलैंड आपके जो कहा जाता है हिमाचल के खजियार को, जो 7 जुलाई 1992 को जो इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। किसने दिया था? WP ब्लेजर ने। अगर याद रखना है तो रख लेना। बाकी की देख लेते हैं। बाकी अगर रिवाल्सर की हम बात करें तो रिवाल्सर झील आपकी कहाँ देखने को मिलती है? मंडी में देखने को मिलती है। गोविंद सागर झील की बात की जाए तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी रहेगी, तो आपके बिलासपुर में देखने को मिलती है। कृत्रिम झील सबसे बड़ी गोविंद सागर है। अगर बात की जाए प्राकृतिक झील की, तो प्राकृतिक झील आपकी कौन सी है? तो रेणुका है। तो रेणुका प्राकृतिक झील आपकी सबसे बड़ी रहेगी हिमाचल प्रदेश की। तो बाकी के ऑप्शन भी हमने देख लिए। आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर, आपके पास ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसका सीक्वेंस, कोई बात नहीं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ HP? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ HP पूछा है, ना कि आपके पास इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का पूछा है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ HP आपके पास कौन सा होगा? ऑप्शन जो MH बेग, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। मेहरचंद महाजन की बात की जाए तो ये आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले जो है न्यायाधीश रहे थे हिमाचल प्रदेश के, तो इस करके भी अगर आप इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड हिमाचल में कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है? खजियार को। ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा, हमने देख लिया ऑलरेडी। हिमाचल प्रदेश कब जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा था, तो ये कब तक आपके रहा था? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन D की अगर हम बात करें 1951, ये बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। बाकी जो है इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट आपके पास जो मेरे पास एक PPT बनी है वो मैं शेयर कर दूंगा एडिट करते समय, अगर मुझे ये ध्यान में रहा कि कब से कब तक ये आपके पास मुख्य आयुक्त रहा। ऐसे ही बता रहा हूँ 1948 से 51 तक मुख्य आयुक्त रहा। उसके बाद 51 के बाद आपकी 56 तक बात की जाए तो भाग पार्ट C राज्य देखने को मिला। और 1956 से लेकर 71 तक आपके जो है ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। उसके बाद आप सभी को पता है 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश आपके अस्तित्व में देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास 4 जिले आपके देखने को मिले थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम और एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, ऑप्शन जो B है पहले ही मैंने बता दिया, मेहरचंद महाजन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेसेट की बात की गई है, तो नेसेट आपकी जो कहाँ की संसद का नाम है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास दिए गए, ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है इजराइल, जापान, रशिया। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपको सभी के पता होने चाहिए, ना केवल आपको नेसेट ये पता होना चाहिए बल्कि आपको जो ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ के हैं। तो आप चाहे तो इसको जो है बाकी के जितने भी देश है उनका भी आप लर्न कर लेना। ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया है कि प्रश्न आपके यहाँ से इस तरह से बनते हैं। तो ये कुछ एक स्टूडेंट कॉल करने बीच में लग गए हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप कॉल थी, इसको जो है बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, तभी जो है मैंने नंबर शेयर नहीं किया है अपना। चलो जी देखते हैं आपके पास नेसेट संसद कहाँ की है, इसको देखेंगे हम। तो नेसेट की बात की जाए तो ये आपकी संसद रहेगी, कहाँ की है? तो ये आपके पास ऑप्शन जो इसमें आपके पास फर्स्ट दिया है इजराइल, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अब जापान की बात की जाए तो जापान की संसद किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपके डाइट के नाम से जानी जाती है। अगर बात की जाए आपके पास रशिया की, तो रशिया की जो संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो सभी ऑप्शन हमने देख लिया, बाकी के आपने खुद से देख लेना। अदर देश जो आपकी कंट्रीज रह गए वो आपने खुद से एक बार चेक कर लेना है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट और जो कॉल कर रहे हैं और जो कॉल करते हैं बीच में, वो इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ ले कि कितना बिजी में रहता हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद भी कॉल मैसेज आ रहे, कंटिन्यू आ रहे, दिन भर यही चला होता है, तो उस कारण थोड़ा सा मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि कॉल मैसेज जितने कम से कम कर सको तो कम से कम ही करें, और जब तक आपका रिप्लाई नहीं किया जा रहा है एटलीस्ट तब तक आप वेट करें, ना कि उसके ऊपर आप फिर से मैसेज करें, तो फिर थोड़ी सी समस्या आपकी आनी शुरू हो जाती है। आगे चलेंगे। फीमेल फर्स्ट इलेक्टेड ऑफ 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि पहली आपकी जो है महिला गवर्नर आपकी कौन रही थी, जो कि 6 नंबर के जो है बनी थी महाराष्ट्र की। इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास है लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ स्टेट की बात की जाए इन फ्री इंडिया, फिर आपके पास इसमें जो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए था, सरोजिनी नायडू, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट फीमेल इलेक्टेड टू 6th गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है
लक्ष्मी पंडित, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए, राजकुमारी अमृत कौर की बात की जाए तो ये कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रही थी राजकुमारी अमृत कौर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी की बात की जाए तो पहली कह लीजिए और आज तक की एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री आपकी रही थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें बाकी के ऑप्शन की बात की जाए, इसमें जैसे कि आपके पास सुचेता कृपलानी, इनके बारे में बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में, तो ये आपके पास जो है मिसिस सुचेता कृपलानी आपकी रही थी। तो ऑप्शन डी भी आपका इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने सभी सॉल्व करने हैं, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, आगे आपके पास संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन किस में बात की गई है? तो ज्वाइंट सेशन आपका देखने को मिलता है 108 आर्टिकल 108 के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है। हालांकि जो है इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं जिसमें सुरक्षा वगैरह के मुद्दे देखने को मिलते हैं, कोई संशोधन आपका करने हो उस तरह के मुद्दे आपके देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो है ज्वाइंट सेशन आपका नहीं बुलाया जाता है। कुछ एक साधारण मुद्दे होते हैं जिनके विषय में अगर उसको पास करना जरूरी है तो उसके लिए आपके ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। बुलाता कौन है? आपके प्रेसिडेंट द्वारा इसको बुलाया जाता है। हालांकि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता आपकी जो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी बात की जाए आपके पास आर्टिकल 103, तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी जाती है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसके बाद बात की जाए आपके पास इसमें 368 आपके संविधान संशोधन की जो शक्ति आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल 226 की बात की जाए तो यहाँ पे रिट का अधिकार आपको दिया जाता है हाई कोर्ट के पास, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अच्छा, 103 की बात की जाए तो यहाँ पे ये राज्यपाल को ना कर, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट को होगी, तो एक बार इसको आपने चेक कर लेना है, क्योंकि आर्टिकल 213 शायद आपके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और आर्टिकल 123 आपके जो है राष्ट्रपति को देता है, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। आगे चलते आपके पास भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है? तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट जो है ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बाकी की बात की जाए आर्टिकल 15 आपको बोलता है सामाजिक समानता की बात करता है। आर्टिकल 70 की बात की जाए तो अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 21 की बात की जाए तो आपके पास जो एक निजता का अधिकार है कि आपके पास आपकी जो अपनी जीवन है, निजता का अधिकार जो आपको प्रदान किया जाता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये देख लेना, आर्टिकल 20 और 21 आपके सस्पेंड भी नहीं होते, ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत पंचायती विषय आपके रखा गया है? देखिए, पंचायती विषय किस धारा के अंतर्गत रखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 73 और 73 में आपके जो इसमें पंचायतें थी, 74 में आपकी नगर पालिकाएं थी, उसी तरह भाग 9 में आपकी पंचायतें थी और भाग 9 का में आपके जो है इसमें क्या देखने को मिला? तो इसमें नगर पालिकाएं आपकी देखने को मिली। अब इसमें जो धारा पूछा गया है तो एक हिसाब से देखिए तो इसमें धारा आपकी कोई भी नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे देखिए अगर आपके अमेंडमेंट पूछा जाता तो अमेंडमेंट के हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होना था। अगर आपसे इसमें भाग पूछा जाता, भाग के हिसाब से ऑप्शन आपके सी इसमें सही हो जाना था। राइट, आगे चलते हैं, तो इसको आपने डिटेल में देख लेना, वीडियो ऑलरेडी मैंने इसके विषय में डाली है, तो उसको भी आप जो है देख सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो दल बदल की बात की गई है। दल बदल किस में देखने को मिलता है? तो 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएगा। तो दल बदल देखने को मिलता है आपके पास 10वीं अनुसूची में। और अगर बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन जो है देख लीजिए सेकंड वाला 11वीं अनुसूची में क्या देखने को मिलता है? पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेवारियां, जो कि पंचायत में 29 विषय दिए गए हैं। 73 अमेंडमेंट की जो हमने बात की 1992 वाला है ये आपके पास, तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद जो है अनुसूची 11 के अंतर्गत। अनुसूची जो 7 है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह की सूचियां देखने को मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी भी आपको पता होना चाहिए। बात की जाए आपके पास इसमें जो 9वीं अनुसूची जरा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे किससे रिलेटेड है, कितने स्टूडेंट आपके जो है होमवर्क करते हैं, देखते हैं जरा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है? तो यहाँ पे भारतीय जो है संविधान की बात की गई, कौन सा अनुच्छेद? तो हालांकि रिट जारी करने की शक्ति आपके पास आर्टिकल 32 के पास भी है, और वही शक्ति आपके पास उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये आपके पास हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 226 के पास भी देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन जो सी बोथ आपके इसमें सही हो जाएंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, ये वाला प्रश्न मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया। तो उद्देश्य प्रस्ताव आपके रखा गया था, ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपके रखा गया था संविधान सभा के समक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक देखने को मिलती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को आपके अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बैठक आपकी होती है 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे 1947 की जगह आप 1946 कर दीजिए ताकि एक प्रश्न आपका और बन जाए, जिसमें आपके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे आपकी राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे आपके पास इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी आपके सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे, और स्थायी आपके जो है 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बाकी बात कीजिए आपके पास 22 जुलाई 1946 की, तो उस दिन को छोड़कर आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देना। आपने यहाँ पे लिखना 22 जुलाई 1947, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आपके जो कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1946 को आपके ये अपनाया गया था। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं कहाँ पर हम पहुँच गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। संविधान सभा का अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 से लेकर 11 दिसंबर 1946 तक किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही हो जाना था। आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय संविधान में अंकित फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अब फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता होगा कहाँ से लिए गए हैं। देखिए, इसमें जो बाकी के ऑप्शन है, चाहे वो अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, चाहे आपके पास इसमें जो है जर्मनी इसमें 2 बार दे दिया है, कोई बात नहीं, इसको जो भी है, इनमें जो है सभी से कुछ ना कुछ आपके प्रावधान लिए गए हैं, और ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपके जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, यानी कि मौलिक अधिकार की बात की गई है, जो कि आपके पास देखने को मिलता है भाग 3 के अंतर्गत। और भाग 3 में जो अगर बात करें, इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके देखने को मिलता है, 12 से लेकर 36 तक आपके देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता इसमें होनी चाहिए। बाकी बात की जाए, जर्मनी से आपके पास आपातकाल प्रबंध आपके देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा जो है बात की जाए आपके पास रूस से, तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखें तो ये आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत प्रथम बार आपके, देखिए राष्ट्रीय गीत पूछा गया है, राष्ट्रीय गान नहीं पूछा गया है। राष्ट्रीय गान आपका गाया गया था 1911 के अंतर्गत। तो यहाँ पे 1911 में आपके राष्ट्रीय गान गाया गया था, लेकिन जो है राष्ट्रीय गीत पूछा गया। तो राष्ट्रीय गीत आपका क्या है? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है, और कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से आपका ये देखने को मिला है। तो ये गाया गया था आपके पास 1896 में। ऑप्शन जो डी है इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी की बात की जाए, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक आपकी देखने को मिली थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी ऑप्शन मैंने इसमें दिए हैं आपके लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो निसंदेह आपके जो है बहुत से प्रश्न आपके यहीं से एक मॉक टेस्ट से निकल जाएंगे। आगे देखेंगे आपके पास 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन अगर बी की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 के बी की अगर हम बात करें, इसमें अगर आप देखें 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है पूरी तरह अंगीकृत किया गया था। हालांकि जो है इसको जो है लागू किया गया आपके 26 नवंबर 1950 से, लेकिन अंगीकृत जो किया गया था, एडॉप्ट जो किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को आपके किया गया था। राइट, आगे चलेंगे। आगे आपके पास हिमाचल प्रदेश में कितने मंडल है? तो कितने मंडल है आपके पास? 3 मंडल है। इसमें ऑप्शन जो आपके पास सी था बिल्कुल सही था। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 68 आपके देखने को मिलती हैं। 36 की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी 36 सीटें थी जब आपकी स्टार्टिंग में हुआ था, और 36 उपबोलियां भी आपके देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। बाकी बात की जाए आपके पास नेशनल पार्क हालांकि पहले 5 थे, जिस हिसाब से ये मॉक टेस्ट बनाया गया था, लेकिन 8% आपके 6 है। तो ये वाला भी अगर आपने याद रखना है तो रख लेना। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ गए, वापस चलते हैं। थोड़ा सा जो है इसमें लाइव क्या है, ये फिर आपका ऑनलाइन चला है, गूगल फॉर्म के माध्यम से ये टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया था। तो इसमें यह है कि अगर मैं नेट ऑफ कर देता हूँ तो फिर ये आपकी स्लाइड ये नहीं चलेगी, और नेट ऑन रखेंगे तो स्टूडेंट्स कॉल भी करेंगे और मैसेज भी करेंगे, तो थोड़ी सी परेशानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8% संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 8% आपके पास इसमें 22 लैंग्वेज रहेगी, और पहले जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 14 भाषाओं को दी गई थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और बाकी जो है इसमें ऑप्शन, बाकी के इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन इसके हिसाब से कोई मैं कर सकता हूँ एक्सप्लेन। शिक्षा किस सूची का विषय है? हाँ, 8% की बात की गई। शिक्षा जो है अभी किस सूची का विषय है, ये अच्छा प्रश्न है। अभी जो है ये किसका है आपके पास? ये समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती सूची की अगर मैं बात करूँ तो सातवीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत आपके दिखने को मिलती है, जिस पर जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। बात की जाए पहले किसका विषय था, तो पहले ये आपके पास राज्य सूची का विषय आपके था, लेकिन जो है अब ये किसका विषय है? अब ये आपके पास समवर्ती सूची का विषय है। राइट,
आगे चलेंगे। महात्मा गांधी शिमला पहली बार कब आए थे, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था स्टार्टिंग के पास ही, आपके पास कब आए थे। 1921 में आपके जो है महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे। इनके साथ 3 व्यक्ति थे। और बात की जाए कहाँ रुके थे, तो शिमला की जो है शांति कुटीर भवन, आपके पास समर हिल में एक जो है शांति कुटीर भवन, वहाँ पे आपके ये रुके थे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो इससे भी एक एक प्रश्न देखने को निकल जाता है, लेकिन जो है मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप इसको खुद से सॉल्व कर देना कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके देखने को बन सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को पहले किस नाम से, तो वाइस रीगल लॉज इंपॉर्टेंट है सारे आपके पास। पीटरहॉफ इंपॉर्टेंट है। बर्निस कोड आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके देखने को मिला था शिमला जो है पाकिस्तान समझौता आपके देखने को 1971 की बात की जाए तो यहाँ पे हुआ था। व्हाइट फ्लावर हॉल की बात की जाए, हालांकि जिसमें बाद में आग लगी थी 1993 में। ये सारी चीज़ें आपकी जो इंपॉर्टेंट है। पीटरहॉफ में आपकी आग लगी थी, सारी चीज़ें आपकी जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को बनते हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है आपके पास, इसका पुराना नाम आपका क्या था, तो स्नोडल अस्पताल के नाम से इसको पहले जाना जाता था, जो आपके पास IGMC है, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। लिटिल अस्पताल आपका इंपॉर्टेंट है। रिपन अस्पताल आपका इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कब कब इसको इस्टेब्लिशमेंट इसमें की गई थी। हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना है, तो ये आपका देख लीजिए। सबसे पहले जो 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 1948 में। 1948 में आपके 4 जिले कौन कौन से थे, तो पहला आपके पास सिरमौर रख लीजिए, और दूसरा आपके इसमें मंडी रख लीजिए, तीसरा आपके पास चंबा, और चौथा आपके पास इसमें रहेगा महासू। इंपॉर्टेंट है। लेकिन 5वां जिला कौन सा बना, तो बिलासपुर आपका बना था, और 6वां जिला आपका बना था किन्नौर। और ये स्टार्टिंग के जो 6 जिले हैं इनको पुराने हिमाचल के अंतर्गत आपके रखा गया है। तो पुराने हिमाचल में आपके कौन कौन से जिले आते, तो ये 6 जिले आपके आते स्टार्टिंग के, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो है स्थापना का विचार किससे आया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो पहले इंडियन नेशनल यूनियन था, तभी इसमें लिखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। सोच समझ कर लिखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि गलती से लिखा गया है। तो इसका विचार किसके मन में आया था, A.O. ह्यूम। तो ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका जो निवास था शिमला के रोहतले केशल में। इनके मन में विचार आया था कि एक संगठन बनाना चाहिए, ताकि जो है लोगों की समस्याओं को जो है अंग्रेजों तक जो है पहुंचाया जा सके, एक माध्यम बनाया जा सके। तो इस तरह का प्रावधान इसमें देखने को मिल रहा था भारतीय राष्ट्रीय संघ में, जो कि बाद में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका बन जाता है। आगे देखेंगे, आगे आपके पास महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके बहुत से प्रश्न हैं। इसके बारे में जो है आपको पूरा एक जो अलग से ही वीडियो आपको जो मिल जाएगी, अगर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखें। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं, तो इसके समय में आपकी ये देखने को मिला था। लॉर्ड डफरिन के समय में आपके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपके पास 28 दिसंबर, अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए, 1885 को आपके देखने को मिली थी। आगे चलते WC बनर्जी की बात करते हैं। WC बनर्जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष आपके अलग थे, स्थापना किसी अलग व्यक्ति ने की थी। अध्यक्षता जो है हर वर्ष किसी अलग अलग व्यक्ति ने आपके देखने को मिली थी, जिसमें से कि 1921 की अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी ने जो 1921 का जो है जो आपके पास कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसके बेलगांव में ये अधिवेशन आपका देखने को मिला था। उसकी अध्यक्षता आपकी जो है गांधी जी ने की थी 1924 में। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन, तो पहले ही बता दिया था इंदिरा पॉइंट आपके कहाँ पे है, तो आपके पास ये अंडमान निकोबार में है। तो ऑप्शन जो डी है निकोबार आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगर इंदिरा कॉल पूछा जाता है तो कॉल आपका लद्दाख में होगा, तब उस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही हो जाना था। आगे चलते हैं आपके पास, अंडर विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर इन इंडिया। तो फाइनेंस इमरजेंसी जो आपके पास कहाँ पे देखने को मिलती है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत, जो कि अभी तक बात की जाए भारत में नहीं लगी है। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए, चाहे आपके पास राष्ट्रपति शासन की बात की जाए, 300 तीन तरह के आपके पास यहाँ पे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आपकी भारत के अंदर। तो आपके 352 आपके पास रहेगा, 356 और 360, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। बात की जाए ऑप्शन डी की, तो आपके पास संविधान संशोधन से संबंधित रहेगा आपके पास आर्टिकल 360, जो कि भाग 20 का एक जो है विषय भाग 20 के अंतर्गत आपके देखने को मिलता है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट काम किस में करेगा, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल इसमें निस्संदेह ये सही हो जाएगा। इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, ऑप्शन जो इसमें सी आपका क्यों सही है, तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऐसे करना आपने, क्लासिकल कंडीशनिंग आपने लिख लेना है। जिसे अभी आपने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की देखनी है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लिखना, आगे लिखना यूट्यूब पर सर्च करके क्वालिटी लैंड पॉइंट, तो जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई वो आपके पास फर्स्ट में आ जाएगी। बाकी अगर किसी और की देखनी होगी तो कोई इश्यू नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको समझ आना चाहिए। B.F. स्किनर इज फेमस फॉर हिज वर्क, तो B.F. स्किनर ने जो किस काम के लिए अपनी जो थ्योरी दी थी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, बार बार कह रहा हूँ, पेवलो द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग B.F. स्किनर द्वारा। ट्रायल एंड एड आपके थॉर्नडाइक द्वारा, जो कि आपकी बेस थी आपके पास SR थ्योरी सिद्ध की थी आपके थॉर्नडाइक द्वारा। इनसाइड थ्योरी की बात की जाए, जो कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत थी, कॉलर द्वारा आपकी ये दिया गया था।
ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर एंड रिस्पोंडेंट इज, तो आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है बिहेवियर एंड रिइंफोर्समेंट आपकी ये क्या रहेगी, तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें बात की गई है। हालांकि ये बेस्ड थी आपके पास लॉ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक ने दिया था उस पर बेस्ट आपकी पूरी रही थी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी दोनों हो सकती है। आगे चलेंगे आपके पास स्ट्रेट फ्रॉम द आर्ट्स, तो ये आपके पास किसकी जो पुस्तक है आपकी जो है ऑप्शन बी अगर आप देखिए बिल्कुल आपकी इसमें सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो विशाख दत्त की पुस्तक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। पाणिनि की अगर बात की जाए तो पाणिनि का अष्टोध्याय आपकी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मेगास्थनीज का मुझे डायरेक्ट याद नहीं आ रहा कि इसका जो है कौन सा एक ऑप्शन है, मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। आगे हम चलेंगे, आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास इसमें है हॉकी के जादूगर, तो हॉकी के जादूगर जो इसमें किसे कहा जाता है हॉकी का जादूगर, तो इसे कहा जाता है आपके पास ऑप्शन जो अगर आप देखिए मेजर ध्यानचंद, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद के जो उपलक्ष्य पर जो आपके पास 29 अगस्त को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 29 अगस्त को आपके खेल दिवस जो मनाया जाता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बनाया जाता है, इनकी जयंती पर, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना है। बाकी पीटी उषा, मिल्खा सिंह की अगर बात की जाए और इसके अलावा जो सरोजिनी नायडू, ये सभी सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इसको एक बार आपने देख लेना है कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं, आपके पास महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि किसे दी थी, तो आई होप सभी को पता होगा, तो किसे दी गई थी जरा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 44 का आप मुझे जो इसमें बताना। क्वेश्चन नंबर 44 का आपके पास डायरेक्ट जो है ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं जरा कितने स्टूडेंट आपके करके आएंगे। हाँ, इसमें बाकी राजेंद्र प्रसाद को भी बताना कि राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके पास सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिन्ना को आप छोड़ देना। और सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये अच्छा प्रश्न है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर, देशांतर लाइन कौन सी होती है, इस तरह की जो जितनी लाइन से, जिसको आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है इंग्लिश में, और इस तरह की जितनी लाइन्स आपकी ग्लोब के अंदर देखने को मिलती है वो सारी आपके पास कौन सी रहेगी, लैटिट्यूड, जिसको अक्षांश रेखा आपकी कहा गया है। तो अभी पूछा गया देशांतर को एक से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है आपके पास 4 मिनट। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी एक बार जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली वीडियो आप देखना जाकर, मैंने ऑलरेडी डाली है प्लेलिस्ट में देखना, जियोग्राफी वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो यहाँ से जो प्रश्न आपके बनेंगे वो कभी गलत नहीं होने वाले। बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया था, अच्छा प्रश्न है। तो बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था आपके 1911 में। तो आपके किसके समय की बात है, तो आपके पास इसमें जो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन के समय की बात है। और हॉर्डिंग द्वितीय के समय की बात है कि उसको वापस लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी जो है 1871 से रिलेटेड आपने एक प्रश्न याद रखना है, और 1896 से भी आपने खुद से एक प्रश्न आपको बना लेना है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, भारतीय संसद ने किस वर्ष ग श्रेणी के राज्यों का अधिनियम पारित किया, तो 1951 में। तो 1951 के बाद ही आपके जो हिमाचल भी आपके पार्ट सी राज्य बना था। तो ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको इसमें परेशानी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ध्यान से ऑप्शन दिखने हैं। कुक्ति वन्यजीव अभियान सभी को पता होगा, चंबा में आपके पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो ये भी आपके लिए लो जी होमवर्क का प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ये भी आप जो इसमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में 50 तक ही करते हैं, थोड़ा सा मेरा भी गला बैठ गया है। अगर जो है इस वीडियो पर अच्छे जो है रिस्पॉन्स आएगा, अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा समय ड्यूरेशन इसका बढ़िया रहा, तो हो सकता है कि आगे के 50 क्वेश्चन भी आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूँ। अब ये डिपेंड करेगा व्यू आने पे, और देखते हैं कि अगर जो मेरे एफर्ट है अगर वो काम आ रहे हैं तो चलो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना दिया जाएगा। तो आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।